थोड़ी ही देर में यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नामांकन होगा। बताया जा रहा है कि इस पद पर पंकज चौधरी सबसे आगे हैं। कल नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। हालांकि मैं यहां पर इस बात को जोड़ देता हूं कि अगर नामांकन सिर्फ एक हुआ तो नाम का ऐलान होना सिर्फ औपचारिकता हो जाएगी। दरअसल होता यह है, बीजेपी में सभी चुनाव संगठन के आम सहमति से होते हैं, इसीलिए निर्वाचन मंडल तो चुन लिया गया है, लेकिन निर्वाचन मंडल के चुने जाने के बावजूद क्या निर्वाचन होगा, इस पर संदेह है। बीजेपी में परंपरा रही है कि एक नाम हाईकमान से आता है जिसके ऊपर सभी की आम सहमति होती है, और आम सहमति से ये पूरा का पूरा जो है आम सहमति से पूरा अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नामांकन के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं पंकज चौधरी। सीएम योगी आदित्यनाथ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप दिखाई दे रही है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अपने लाव लश्कर के साथ बीजेपी अध्यक्ष के दफ्तर में पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी भी औपचारिकताएं हैं, जितना भी कंसल्टेशन है, उसको पूरा कर लिया गया है, और उसको पूरा करने के बाद जो है अब औपचारिकता भर रह गई है कि नामांकन होगा, और नामांकन होने के बाद पंकज चौधरी जो है वो नए बीजेपी अध्यक्ष बन जाएंगे। कुर्मी समुदाय से आते हैं, महाराजगंज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और अपने समाज के अंदर एक अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक ही इलाके से होंगे, यानी महाराजगंज से और साथ ही साथ गोरखपुर से, क्योंकि अपने जो सफ़र है उसकी शुरुआत पंकज चौधरी ने गोरखपुर से की थी। गोरखपुर में वो पहली बार पार्षद बने थे, डिप्टी मेयर बने थे, और उसके बाद पंकज चौधरी ने मुड़कर नहीं देखा। 1991 से लेकर आज तक वो 7 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, और पंकज चौधरी पार्टी के एक लॉयल नेता माने जाते हैं। साल 2025 के आखिरी में 2027 में शानदार सफलता के लिए लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश में यह स्क्रिप्ट। यूपी बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और उसके बाद तय होगा कि यूपी बीजेपी का नया बॉस कौन होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां बीजेपी का मुख्यालय है, वहां की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने की कतार में भी कई नेता खड़े हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया होनी है। दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन भरा जाएगा और 14 दिसंबर यानी कल रविवार को यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, जिसका करीब 1.5 साल से संगठन को इंतजार था। जून 2024 से खाली है ये पद। पीयूष गोयल की निगरानी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधना चाह रही है। अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण का कार्ड भी मिल जाए और 2027 की राह सुगम बन जाए, यही बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति है। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा के बाद योगी सरकार में कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें क्या कहती है? ये 3 तस्वीरें ये बताती है कि थोड़ी ही देर में नामांकन होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कार्यालय है। देखिए, कार्यालय को बड़े सुंदरता के साथ सजाया भी गया है। प्रधानमंत्री मोदी का आदमकद तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है। पार्टी के तमाम नेता खड़े हुए हैं और नामांकन का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। नाम तो कई सारे चले इस दौरान, उन नामों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीएल संतोष जो कि संगठन के महासचिव हैं और सांगठनिक मामलों में जो है उनकी महती भूमिका है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं। वो बीएल संतोष लगातार कई दिनों से बैठकें कर रहे थे, औपचारिक और अनौपचारिक, और उसके बाद कल उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लंबी बैठक हुई, जिसके बाद इस नाम पर मोहर लग गई है, ऐसा माने जा रहा है। वैसे औपचारिक तौर पर घोषणा जो है, औपचारिक तौर पर घोषणा कब होनी है? औपचारिक तौर पर घोषणा होनी है 24 घंटे बाद, यानी कल। लेकिन अगर सिर्फ एक ही कैंडिडेट नामांकन करता है तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि निर्विरोध वो अध्यक्ष चुन गए हैं। योगी आदित्यनाथ का स्वागत हो रहा है। देखिए, पीले गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया जा रहा है।
इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई वरिष्ठ मेहमान जुड़ गए हैं और मेरे साथ कौन कौन जुड़े हैं एक बार बता दूं। यूसुफ अंसारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सौरभ मालवी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेश बहादुर सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे सहयोगी राजीव ओझा है। राजीव, कितनी देर में औपचारिक प्रक्रिया तय होगी और क्या अब यह तय हो चुका है कि सिर्फ एक ही नामांकन होगा और वो नामांकन पंकज चौधरी का होगा? जी, यहाँ जो माहौल है उससे यही माना जा रहा है कि पंकज चौधरी के नाम पर सहमति बन चुकी है और उन्हें जो महामंत्री संगठन हैं यहाँ पर धर्मपाल, उनके द्वारा फ़ोन करके सूचित किया गया था कि उनको जब फ़ोन किया जाएगा तब वो अंदर आएंगे। अभी कहीं बाहरी एयरपोर्ट से निकलकर कहीं रास्ते में ही वो रुके हैं और यहाँ से जब फ़ोन कॉल जाएगी तब वो वापस आएंगे। पार्टी के सभी बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आ चुकी हैं और उत्तर प्रदेश के सभी बड़े नेता लगभग आ चुके हैं और जिनका भी नाम अब तक रेस में माना जा रहा था उन सभी को बुला लिया गया है यहाँ पर। और सिर्फ पंकज चौधरी आएंगे और उसके बाद उनका एक नामांकन 3 बजे से पहले करा लिया जाएगा। तो एक ही नामांकन होने के साथ ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और अभी तक यही स्थिति है कि माना जा रहा है कि उनके नाम पर सहमति है और उन्हीं का अकेले नामांकन होना है यहाँ पर। जी राजीव, कौन कौन से नाम चले ये भी मुझे बताइए और क्यों पंकज चौधरी बाकी लोगों पर भारी पड़े ये भी बढ़ाइए। कुर्मी जाति से आते हैं, सबसे बड़ा वोट बैंक यादवों के बाद कुर्मी का है। कुर्मी जाति के चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छिटकी भी थी, ये कारण भी बताया जा रहा है। इसमें इसीलिए कुर्मी नेताओं को लाया जा रहा है और साथ ही साथ अखिलेश का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको तोड़ा जाना भी एक बड़ा और मेजर फैक्टर होगा। तो आप क्या बता सकते हैं मुझे बाकी दावेदारों के बारे में जिनके नाम की चर्चा चल रही थी और कैसे पंकज चौधरी सबसे आगे आए? जी देखिए, पार्टी ने मोटे तौर पर तय कर लिया था कि उसे पिछड़ा वर्ग से ही किसी नेता को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपनी है। उसमें कई पिछड़े नेताओं के नाम सामने आए जिसमें लोध बिरादरी के केंद्रीय मंत्री BL वर्मा हैं, यहाँ जो कैबिनेट मंत्री हैं धर्मपाल सिंह हैं वो भी लोध बिरादरी से आते हैं। इसी तरह बाबूराम निषाद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनके नाम की भी चर्चा रही। और अमरपाल मौर्य हैं, प्रदेश महासचिव हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनकी नाम की भी चर्चा रही। लेकिन अंततः पार्टी ने यह तय किया कि जो बड़ा वोट बैंक है कुर्मी बिरादरी का, जो 2024 में भाजपा से थोड़ा छिटक गया था और शायद यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी को लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिल गई। तो पार्टी की एक चिंता इस बात को लेकर थी कि इस बड़े वोट बैंक को अपने साथ ले आना है। फिर ये तलाश शुरू हुई कि कुर्मी बिरादरी से किस नेता को दायित्व दिया जाए। उसमें कैबिनेट मंत्री जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वो प्रदेश अध्यक्ष पहले रहे भी हैं, उनके नाम पर भी विचार हुआ और फिर ये नाम निकल के सामने आया पंकज चौधरी का कि जो महाराजगंज के हैं। चूँकि जो कुर्मी बिरादरी की जो ज़्यादा तादाद है वो पूर्वांचल में है और ये महाराजगंज से लगातार 7 बार सांसद रहे हैं और इनके परिवार की भी एक पृष्ठभूमि रही है। सिर्फ एक जो ड्राबैक था वो ये था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये दोनों एक ही यानी अगल बगल के ज़िले के थे। सिर्फ एक ड्राबैक को छोड़ के अन्य चीज़ें देखी गई तो वो पार्टी के पक्ष में जा रही थी। तो अंततः पार्टी नेतृत्व ने यह तय किया कि पंकज चौधरी को ही यह मौका दिया जाए और चूंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी अभी आपने बताया कि वो लगातार पार्षद से शुरू करके और केंद्रीय मंत्री तक का सफ़र तय कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके पक्ष में जा रही थी। और उस इलाके में जो कुर्मी नेताओं के बीच में भी एक मैसेज है कि एक उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व है और नेटवर्क है। हालांकि संगठन में कभी इन्होंने काम नहीं किया है, ज़्यादातर जो है सांसद रहे या डिप्टी मेयर रहे या केंद्रीय मंत्री का दायित्व अभी हाल ही में इनको मिला था, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी कभी नहीं निभाए हैं और इनकी जो सक्रियता भी ज़्यादातर महाराजगंज जिले के अंदर ही रही है, बाहर भी ये जाने से परहेज करते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि वो संगठन का जो उसका नेटवर्क है वो किसी को भी जिसे अध्यक्ष बना देगी उससे काम ले लेगी। तो ये माना जा रहा है कि पंकज चौधरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना 2027 का समीकरण ठीक करने में एकजुटी हुई है। जी बिल्कुल, आप ठीक देख रहे हैं कि 2027 का समीकरण है। सबसे पहला इंपैक्ट 2027 के समीकरण में क्या करेगा, क्या कास्ट कॉम्बिनेशन बनेगा जिसके देख रही है भारतीय जनता पार्टी? यादव के जो गैर यादव ओबीसी हैं, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की हमेशा उन पर नजर रहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, यही रणनीति है। आप जो आज नामांकन की प्रक्रिया है इसमें उन सभी दावेदारों को बुलाया गया है जिनका नाम चर्चा में था, मीडिया के जरिए भी नाम सामने आया था। उसमें निषाद भी हैं, लोध भी हैं और अन्य भी जिन भी लोगों के नाम चले, मौर्य हैं, अमरपाल मौर्य, उन सारे नेताओं को इसलिए बुलाया गया है कि एक दिखाई दे कि आम सहमति से फैसला हुआ है, यानी जितने भी ओबीसी जातियां हैं वो सभी पंकज चौधरी के साथ खड़ी हैं और उनका एक गैर यादव जो गठबंधन बीजेपी लेकर चलती है कि उसमें कुर्मी को नेतृत्व सौंपने की बात है कि उसके पीछे सबको खड़ा दिखाया जाएगा और ये 2027 का समीकरण इस तरह से साधने की कोशिश होगी कि सभी पिछड़ा वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े हो गए हैं और सपा के पीडीए के मुकाबले जो उसका अलायंस है वो ज़्यादा मजबूत है।
जी मुझे राजीव ये बताइए, आपके हिसाब से कितने यादव वोटर्स होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और कितने कुर्मी वोटर्स होंगे, और इनका जो वोट प्रतिशत है इसका फासला कितना होगा लगभग? जी देखिए, कहा तो जाता है कि यादव थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन माना जाता है कि आमतौर पर कि दोनों लगभग बराबर की स्थिति में हैं। यानी 10% या 12% के आसपास जो है ये चीज़ें दावे के रूप में कही जाती हैं, लेकिन 9 से 10% का माना जा सकता है कि ओबीसी में इनका स्टेक है। तो दोनों लगभग बराबरी में हैं। और एक तरह से देखा जाए कि ग्रास रूट लेवल पर यानी गांव के स्तर पर जो वर्चस्व की बात होती है, तो यादव के मुकाबले कुर्मी ही है जो बैकवर्ड बिरादरी में उसके समानांतर खड़ा होता है और राजनीतिक रूप से जागरूक भी है। यानी ये देखता है कि हमारी लीडरशिप किधर जा रही है। जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें कुर्मी बिरादरी के बीच एक मैसेज चला गया, तो अलग अलग पॉकेट्स में उसने अलग अलग तरीके से निर्णय लिया। तो ये माना जाने लगा है कि कुर्मी बिरादरी राजनीतिक रूप से ज़्यादा यादव की तरह ही जागरूक हो गई है। तो यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक पर अपनी नज़र बनाए हुए है। और समाजवादी पार्टी जैसे यादव वोट बैंक पर दावा करती है, तो भारतीय जनता पार्टी लगभग वही स्थिति कुर्मी वोट बैंक के साथ दिखाना चाहती है अपना। जी, तो कुर्मी वोट बैंक को साधने की और कोशिश है, और इसके लिए बड़ा संदेश और बड़ा संकेत दोनों पंकज चौधरी के द्वारा दिया जाना है। राजीव, आप नजर बनाए रखिए, मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा। जैसे ही पंकज चौधरी जो अंदर आते हैं उनकी तस्वीरें सबसे पहले हम लाइव टाइम्स पर दिखाएंगे। हम बताएंगे कि पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं, और मेरे ख्याल से जैसे ही वो घुसेंगे इस बात का एहसास हो जाएगा कि नॉमिनेशन उनका ही होने वाला है, और अकेला उनका ही नॉमिनेशन होगा, क्योंकि बाकी के सब कंटेंडर पहुंच चुके हैं। क्यों राजीव? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से उनका इंतजार हो रहा है और उन्हें मना किया गया है, कभी आप रुके रहिए, आपको बुलाया जाएगा, उससे संकेत मिलता है कि एक भारतीय जनता पार्टी एक मैसेजिंग भी दे रही है कि एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा इवेंट के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। और कल इसी तरह एक बड़ा स्वागत भी होगा नए अध्यक्ष का। नए अध्यक्ष का बड़ा स्वागत भी होगा, लेकिन नए अध्यक्ष के नाम के से पर से पर्दा, राजीव, पर्दा कुछ ही मिनटों के अंदर उठ जाएगा, ये हम तय माने? जी जी बिल्कुल, 3 बजे तक पर्दा उठ जाएगा। 3 बजे तक नामांकन हो जाएगा, और नामांकन होते ही चूंकि सिंगल नामांकन होगा तो स्थिति स्वयं खुद स्पष्ट हो जाएगी कि किसके हाथ में उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान जाने वाली है। ठीक है, सीधे चलता हूं यूसुफ अंसारी के पास। यूसुफ, बताइए, उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को नया भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है कुर्मी वोटर्स को साधने के लिए। आप कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट मानते हैं इसे भारतीय जनता पार्टी का? यूसुफ। यूसुफ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है यूसुफ तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सीधे सुरेश बहादुर सिंह जी के पास चलता हूं। सिंह साहब, आप बताइए, कितना बड़ा फैसला मानते हैं और कितना स्ट्रैटेजिक, रणनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधने वाला है फैसला है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, स्वर्गीय प्रताप वर्मा के बाद कोई भी उत्तर प्रदेश में कुर्मी का कोई स्थापित नेता नहीं हो पाया जिसका इतना बड़ा जनाधार हो। और जहां तक यूपी की राजनीति की बात है, समाजवादी पार्टी का बेस वोट हुआ करता था कुर्मी, यादव, मुसलमान। तो कुर्मी को उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, और यही पीढ़ी को आगे बढ़ाता था। जो गैप हुआ था कुर्मी समाज की, और पूर्वांचल में कुर्मी समाज की बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी पूर्वांचल के हुए साधने के लिए इनका चयन किया गया है। जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि कोई कुर्मी का स्थापित नेता है नहीं, सम्मान्य नेता है नहीं, क्योंकि पंकज चौधरी ने किसी तरह से पूरे प्रदेश में कभी भी स्थापित नेता नहीं रहे। ये इनकी राजनीति सिर्फ अपने इलाके तक रही है, अपने जिले तक ही सीमित है। फिर भी 7 बार के सांसद रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस बिरादरी इनको सम्मान की निगाह से देखती है, और उस बिरादरी इनको मानती भी है। अब दूसरी तरफ एक कुर्मी स्थापित नेता समर्थक अनुराधा मंत्री जी बनी है, वो भी जो है पार्टी से जुड़ी हुई है। तो इसी रूप से एक बहुत बड़ा ग्रुप को साधने का प्रयास किया गया है, और निश्चित रूप से योगी और अपने पंकज चौधरी का जो सहयोग है वो पूर्वांचल में लाएगा, और निश्चित रूप से भाजपा को बड़ी मदद मिलेगी। कैसा संबंध है योगी आदित्यनाथ जी और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी का? क्योंकि मैंने कभी सार्वजनिक तौर पर दोनों को घुलते मिलते और सार्वजनिक मंचों पर बहुत ही कम देखा है। ऐसा क्यों? दोनों एक ही इलाके से आते हैं, अगल बगल की दोनों की सीट्स हैं। आपका आकलन बिल्कुल सही है। जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, योगी आदित्यनाथ अपने इलाके के किसी भी नेता को कभी भी उभरने का मौका नहीं देते थे।
क्योंकि उनका तब भाजपा को वहां सब चुनाव लड़ते थे, उनका एक हिंदुत्व का नारा था, हिंदुत्व के नारे पर ही चलते थे, वो भाजपा के सहयोगी रहते थे, भाजपा की बात करते थे। तो कोई भी स्थापित नेता आते थे पूर्वांचल में, कोई भी नेता जिसने भी उनको चुनौती देने की कोशिश की, वो किनारे कर दिया गया। इसीलिए बाद में आप देखिएगा, चाहे पंकज चौधरी रहे हों, चाहे शाही जी रहे हों, चाहे अन्य जो भी नेता रहे हों, जो भी मिले हैं, जब योगी जी से हाथ मिलाया है और योगी जी का सहयोग लिया है, योगी का आशीर्वाद लिया है, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। मैं समझता हूँ यही हाल कमलेश पासवान का भी है, यही पंकज चौधरी का भी है। ये सभी जब एक बार कमलेश पासवान के पिताजी बहुत ही बड़े भूमिगत विरोधी हुआ करते थे योगी जी के, लेकिन उसके बाद कमलेश पासवान को योगी जी का ही दामन थामना पड़ा। तो आज जितने भी पूर्वांचल के नेता हैं, उनकी किसी को ऐसी हिम्मत नहीं थी, किसी ताकत इतनी थी योगी जी की चुनौती दे सके। तो जाहिर सी बात है, योगी जी से मिलकर, और योगी के बिना सहमति के कोई प्रदेश अध्यक्ष बन भी नहीं सकता था। योगी को निश्चित रूप से योगी की सहमति की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि आगे चलकर योगी और पंकज चौधरी को एक सहयोग के साथ मिलकर काम करना है। 2027 निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती से निपटने के लिए आपस में सहयोग तो करना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, आपस में सहयोग करना पड़ेगा। मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी भी आ गए हैं। दिलीप जी, आपसे समझना चाहूंगा, पंकज चौधरी का नाम क्या राजनीतिक समीकरण साध रहा? बिहार में जो जीत हुई और जो लोकसभा की हार हुई, बीजेपी का हार मतलब जो सीटें कम हुई, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में खास करके कि कुछ जो ओबीसी जातियाँ थी, उसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कामयाबी उनको मिली। वो उस जनाधार को, जो सामाजिक जनाधार था जो बीजेपी ने बनाया था उससे पहले लोकसभा में या विधानसभा में लगातार जीत के बाद, उसमें वो सेंध लगाने में, ऐसी बात हर तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में विश्लेषक जितने भी थे, राजनीति करने वाले लोग, तो कह रहे थे कि वो वहाँ पे कमी रही और वो उसी कमी के कारण बीजेपी की संख्या में जो है वहाँ पे गिरावट हुई लोकसभा चुनाव में। तो इस बात को लेके लगातार बीजेपी के जो नेतृत्व थे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव के 24 में उसके बाद हो, उसके बाद से लेके लगातार इस पे अगर देखें हम, तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद जो आज हम देख पा रहे हैं कि कई तरह के अभी भी ये क्लियर नहीं है, लेकिन सब अब ये लगभग तय है कि पंकज चौधरी ही बनेंगे, पंकज चौधरी का ही नाम है। सर, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, क्योंकि पंकज चौधरी इस वक्त कार्यालय पहुंच चुके हैं। आप राजीव तस्वीरें दिखा सकते हैं? हमें जानकारी मिली है पंकज चौधरी इस वक्त कार्यालय पहुंच चुके हैं। अब उनका फॉर्म भरना एक औपचारिकता। जी बिल्कुल, पंकज चौधरी प्रदेश कार्यालय के अंदर आ चुके हैं। अभी अपनी गाड़ी से उतर करके वो अंदर कार्यालय के अंदर गए हैं, और नामांकन की जो प्रक्रिया होनी है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यालय के अंदर ही होनी है। वहाँ पार्टी के चुनाव अधिकारी और प्रेक्षक जो भी आए हुए हैं अभी, उन सभी लोगों के सामने होना है, और सभी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी बुला लिया गया है। कई कैबिनेट मंत्री भी आए हुए हैं, तो अभी अंदर गए हैं। अब उसकी प्रक्रिया शुरू होनी होगी और 3 बजे के पहले उसे पूरा कर लिया जाएगा। जी, तो मुहूर्त निकला है राजीव? कोई मुहूर्त जरूर निकला होगा, 2 से 3 का अगर टाइम दिया है तो मुहूर्त तो बीजेपी ने जरूर निकाला होगा अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए। जी, मुहूर्त का समय हो सकता है, चूँकि पहले समय 1 से 2 रखा गया था, बाद में कुछ फ्लाइट की टाइमिंग के हिसाब से इसे चेंज करके 2 से 3 किया गया था। मुहूर्त आज का ठीक है, शनिवार का दिन भारतीय जनता पार्टी अपने लिए अनुकूल मानती है शुरू से, और खासकर इस तरह के दायित्व के वाले पदों के लिए, तो चुनाव के लिए इसे अच्छा माना जाता है, और यही समय इसलिए रखा गया था। 1 घंटे का समय बढ़ाया गया था, पहले 1 से 2 था, बाद में 2 से 3 किया गया था। अब लगभग सबकी मौजूदगी यहाँ हो चुकी है, और माना जाता है कि अंदर जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो नामांकन पत्र उन्हें एक औपचारिकता है जो देनी होगी वो दे देंगे, और उसके बाद मान लिया जाएगा कि नामांकन की प्रक्रिया हो गई है। 1 घंटे का समय इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच के लिए रखा गया है। तो सिंगल नामांकन होने की स्थिति में उसकी जांच का भी कोई औचित्य नहीं है, और इसके बाद का समय जो था वो मतदान का, वो कल का समय निर्धारित था। लेकिन देखा यह जाएगा कि जो बदलाव होना है वो कुछ इसमें खास नहीं रहेगा। कल ही औपचारिक ऐलान किया जाएगा, आज कुछ नहीं किया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष पद पर। मैं अपने प्रोडक्शन से गुजारिश करूंगा कि अब 3-3 नाम मत चलाइए, एक ही नाम पर टिके रहिए, ज़्यादा बेहतर होगा।
क्योंकि अब लगता ऐसा है कि पंकज चौधरी आ चुके हैं। पंकज चौधरी कुछ ही देर में नामांकन करने वाले हैं, इसकी सार्वजनिक सूचना बाहर आ जाएगी। और इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी राजीव ओझा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर यूसुफ अंसारी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ मालवी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुरेश बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं और मेरे एडिटर इन चीफ और CEO दिलीप कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। दिलीप सर, आप कह रहे थे कि कैसे कुर्मी समाज को लेकर जो है एक थिंकिंग हुआ कि इसी समाज से एक नया अध्यक्ष आना चाहिए ताकि लीडरशिप को और मजबूत किया जा सके। क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हुए, चुनाव परिणाम जो है उसके बाद ये मंथन, इसकी शुरुआत हुई और इस मंथन के बाद इस नतीजे पे पार्टी लीडरशिप में अंदर जितने आत्ममंथन या चिंतन जितने भी होना था, उसके बाद इनको लगा कि नहीं, ये जो एक वोट बैंक है इसको साधने की बेहद आवश्यक इनको कदम उठाने पड़ेंगे। और ये चीज़ें ये चीज़ें दिल्ली से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके संघ से लेके बीजेपी की जो तमाम वरिष्ठ नेता है, जो उन सब, अगर आप देखेंगे जिस तरह से पूरे एक लंबे समय के बाद, बहुत ही मुझे लगता है कि 1.5 साल के बाद, 1.5 साल का वक्त है, तो इतने समय के बाद अगर हुआ तो जाहिर है कि जो पार्टी में मंथन या विचार हुआ होगा उसके बाद पे ही ये नाम जो है। और अब चूंकि पंकज चौधरी प्रधानमंत्री के भी करीबी हैं, बहुत करीबी, प्रधानमंत्री अनशेड्यूल्ड उनके घर चले गए थे गोरखपुर में एक बार। बिल्कुल। और उसके अलावा जो है कुर्मी जाति के हैं, और कुर्मी जाति की संख्या को अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में या बिहार में भी अगर अभी जीत हुई है, तो बिहार में बीजेपी ने और एनडीए के जिस तरह से उन्होंने कुनबा बढ़ाया, जो सामाजिक जनाधार को उन्होंने मजबूत किया, तो ये मुझे सामाजिक जनाधार को पहले बेहतर करने की जो लगातार कोशिश है, खास करके ओबीसी में, दलित में, आदिवासी में, जो एक बृहत हिंदू परिवार जिसको आप आरएसएस का अगर हिंदू परिवार कहें या हिंदुत्व की बात कहें, आरएसएस की जो रणनीति रही है कि हिंदुओं को इकट्ठा करना है, तो वो हिंदू सिर्फ अपर कास्ट तक नहीं जाके वो अब ओबीसी, दलित, आदिवासी तक वहां तक पहुंचना चाहिए। आप देखिए ना, पहले भी देखिए, तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कलराज मिश्र राज्य के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वो कॉम्बिनेशन भी साधने की कोशिश की जाती थी। लेकिन मेरे ख्याल से इस बार ब्राह्मण अध्यक्ष का भी बड़ा चर्चा चल रही थी, लेकिन कई सारे ब्राह्मण अध्यक्ष रह चुके हैं। अब यहाँ से क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको ब्राह्मण मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में? पर ब्राह्मण ही हट रहा है तो फिर ब्राह्मण कैसे होगा, ये भी सोचने और विचारने वाली बात होगी। क्योंकि या फिर कोई दलित या अन्य ओबीसी जाति से वहां पे एक मजबूत जनाधार जो कहते हैं तैयार करने की जो बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, उनको लगता है कि वो सबसे बड़े आज के दिन में अगर राष्ट्रीय तौर पे, राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो ओबीसी वाला जो छवि है वो भी, उसको भी जमीन पे मजबूत किया जा रहा है। और जो जनाधार है कि अन्य खास करके अपना दल भी है, अन्य छोटे ओम प्रकाश राजभर भी तो कुर्मी ही है, बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर भी है, तो कहीं पे भी वो कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 80 सीटें भी, और दिल्ली का रास्ता ही लखनऊ से चल के आता है, तो ये लखनऊ में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं हो रहा है, 29 के लिए भी हो रहा है। ये 29 के लिए भी। और लगातार नरेंद्र मोदी अपने चीजों को कभी भी जहां पे उनको खामी दिखती है, भारतीय जनता पार्टी जिसको आप कहते हैं कि एक 24/7 365 डेज का एक चुनावी मशीन है, तो अगर ये चुनावी मशीन वो है तो उस तरह से उनकी चिंतन होगी, उस तरह से वो काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन चुनौतियां भी कई होंगी। अब चूंकि खुद ही बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री के मित्र भी हैं, कुर्मी जाति से भी आते हैं, 7 बार सांसद भी रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि एक बार हारे 2009 में, और डिप्टी मेयर से उन्होंने गोरखपुर से शुरुआत की थी, डिप्टी मेयर से पहले पार्षद भी बने थे। तो ये इनकी लंबी यात्रा रही है। लेकिन ये भी है कि योगी जी और पंकज चौधरी के बीच का जो दूरी है, उसके बारे वो भी एक चर्चा में हमेशा आप भी जब देखें चर्चा में रहा है। तो और एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, क्या तमाम चीज़ों का जो आप देखेंगे, मुख्यमंत्री भी वहीं से हैं, पार्टी अध्यक्ष भी वहीं से हैं, तो क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश पे जहाँ पे उनकी अगर नंबर ऑफ सीट्स देखें, नंबर ऑफ वोट शेयर देखें, नंबर ऑफ जो, तो एक केंद्रित करने का भी है कि कहाँ से हमें चीज़ों को बेहतर करना है, कहाँ हमारी पूर्वांचल उनके लिए, पूर्वांचल को मजबूत करें, क्योंकि वहाँ पे जो समीकरण है, वहाँ पे अखिलेश यादव ने जो चुनौती दी है, उस चुनौती के सामना करना है तो इसी तरह से कर सकते हैं। पंकज सिंह पिछले चुनाव में फंसे थे वहां पर जो कैंडिडेट आया था सर, उसने अखिलेश यादव ने जो कैंडिडेट दिया था उन्हीं की कास्ट का था, और उसने अच्छे खासे वोट लिए थे, और 34,000 वोट से इसीलिए पंकज चौधरी जीत पाए थे। जीते जरूर वो, लेकिन उनका वोट जीत का जो अंतर है वो काफी कम हो गया। तो अब मैं सीधे चलता हूं यहां से यूसुफ अंसारी के पास। यूसुफ अंसारी,
राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से एक बेहतर प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कुर्मी यादव समाज के बाद सेकंड सबसे बड़ी ओबीसी की जाति मानी जाती है, तो कुर्मी समाज की लीडरशिप को और स्टेब्लिश करना, एक तरफ अनुप्रिया पटेल उनके साथ है ही। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में यादव जाति कुर्मी है, और कुर्मी समाज अगर हम बात करें तो परंपरागत रूप से वो बीजेपी समर्थक रहा है। अगर आप देखें तो बरेली से संतोष कुमार गंगवार कुर्मी जाति से आते हैं, लगातार वो जीतते रहे हैं और एक बड़ा नाम बीजेपी में है, आजकल गवर्नर है झारखंड के। और 2001 में विनय कटियार को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा संकेत दिया था। विनय कटियार भी कुर्मी जाति से आते हैं। तो जो एक अभी दिलीप सिंह जो बात कह रहे थे, आरएसएस के कॉन्सेप्ट में जो बृहद हिंदू परिवार है उसको मजबूत करने की बीजेपी की रणनीति शुरू से रही है। और अगर आप देखें शुरुआती दौर में, एक अगर मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी को अगर आप छोड़ें तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, और मध्य प्रदेश में बाद में उमा भारती या बाद में शिवराज सिंह चौहान और ये सब, तो बीजेपी का जनाधार जो है वो बीजेपी ने ओबीसी में फिर अति पिछड़े और उसके बाद दलित में महादलित, इन सबको लेकर के अपना परिवार को बढ़ाया है। और उसी एजेंडे में बीजेपी लगातार काम कर रही है ताकि ये संदेश जाए कि बीजेपी एक जो हिंदू समाज का जो अपर क्लास से इतर संगठन है, जो पहले किसी और पार्टी का वोट बैंक रहा है, उसको अपने साथ किस तरह इंटैक्ट रखे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही अध्यक्ष बनाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही आपके मुख्यमंत्री भी है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये केंद्र की राजनीति का भी हिस्सा है। और वहां से संकेत जो है दूसरे राज्यों में भी जाते हैं। जब बिहार का चुनाव जैसे अभी खत्म हुआ है, वहां नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तो ये जातियां ऐसा है कि इनका फैलाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में भी है, बिहार में भी है। तो एक कोशिश है, और बीजेपी हमेशा सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए ऐसे कदम उठाती है जिसका उसे दूरगामी फायदा होता है। आपको याद होगा दीपक, 2023 में यानी 2 साल पहले जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार लौटी, तो पहले से तय लग रहा था कि साहब शिवराज सिंह चौहान वहां रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन किसी को, शायद ही बहुत कम लोगों को उम्मीद रही होगी कि किसी यादव को नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री बनाएंगे। और एक यादव को मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें संदेश दिया था कि अगली बार बिहार और उत्तर प्रदेश में जो यादव वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जाए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कमजोर किया जाए और बिहार में लालू प्रसाद यादव को किया जाए। हालांकि 2024 में वो चीज उसका असर नहीं दिखा, लेकिन वो एक दूरगामी राजनीति थी ताकि जो जातियां बीजेपी से छिटकी हुई है या अभी किसी और पाले में है, उन्हें अपने पाले में कैसा लाया जाए। इस पर बीजेपी बहुत ही कहना चाहे बहुत बारीकी से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है।